हेलो बच्चों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था आवर्ती गुण। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे। उसमें अब तक हमने आयनन विभव पढ़ लिया था, परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। उसी क्रम में आज हम जो हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का वो है विद्युत ऋणता। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि सबसे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे, फिर उसे किन किन विधियों से निर्धारित किया जाता है, जैसे पॉलिंग विधि, मूल्यांकन विधि, ऑलरेड-रोसो विधि, इनके बारे में हम यहाँ पे ब्रीफली समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो विद्युत ऋणता है वह आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है, आवर्त सारणी में उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, वर्ग में बाएं से दाएं जाने मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करती है, बढ़ती है या घटती है, उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इसी लेक्चर में आगे कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और अंत में विद्युत ऋणता का रासायनिक व्यवहार देखेंगे कि किस तरह से वो रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करती है या इसकी विद्युत ऋणता की वजह से किस तरह से रासायनिक व्यवहार तत्वों या यौगिकों का प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो चलो बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत ऋणता की परिभाषा समझते हैं। ये तो चलो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये पॉलिंग ने दिया था। ठीक है, इसने निर्धारण विधियों में वैसे भी आएगा तो आज पता चल जाएगा। विद्युत ऋणता का क्या मतलब निकलता है, पहले इसे समझते हैं। देखो, किसी परमाणु के द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को उस तत्व की विद्युत ऋणता कहते हैं। देखो, बात हो रही है यौगिक में, किसमें, किसी परमाणु के द्वारा। कोई परमाणु है, उसका गुण है कहां पे प्रदर्शित होगा, यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को, जो जैसे कोई परमाणु है उसके साथ कोई दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ है या कोई यौगिक बनता है इनसे, तो वो जो बंध बना रहा है, जिस बंध से जुड़ा हुआ है, उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, उस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। देखते हैं कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। HCl बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो, ये बंधित इलेक्ट्रॉन थे, इसके डिवाइड नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यूं समझते हैं इसको थोड़ी देर के। अब देखो, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये दो परमाणु बंधे हुए हैं आपस में। अब इन इलेक्ट्रॉनों को कौन सा परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर ले, वही उसकी क्या होगी, विद्युत ऋणता होगी। क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, अतः ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे और भी एग्जाम्पल देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई परमाणु जुड़े हुए हैं AB, दो परमाणु है। अब जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता को एन से प्रदर्शित कर दे। अब मान लो कि विद्युत ऋणता B की ज्यादा है A से। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये साझे के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। अब जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी अर्थात उसको परमाणु के बंधित इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, वो ज्यादा आकर्षित करेगा वो परमाणु। तो यहाँ पर ये परमाणु क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपने ओर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति होगी। इन शॉर्ट अपन समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, थोड़ा सा B की ओर झुक जाएंगे, यही होगा। तो ये प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, इसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसमें कुछ देख लेते हैं। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन B के पास आ गए तो इस पर क्या हो जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और A के पास से इलेक्ट्रॉन निकल गए, दूर जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाता है। आंशिक ऋणावेश को माइनस डेल्टा से और आंशिक धनावेश को प्लस डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत ऋणता वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब इसकी विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियां कौन कौन सी है उसे देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि विद्युत ऋणता का गुण वस्तुतः तत्वों के परमाणुओं की प्रवृत्ति होती है। परमाणुओं का गुण है, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन दर्शा रहा है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था A और B, तो B की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। तो ये उस B परमाणु का गुण है ना, ज्यादा विद्युत ऋणता होना। अतः अन्य तत्वों के सापेक्ष इसका मान निर्धारित होता है, कौन ज्यादा विद्युत ऋणी होगा, कौन कम होगा। इसकी विद्युत ऋणता का निर्धारण कैसे होगा, उसके साथ बंधित तत्व के सापेक्ष होगा कि इसकी कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ज्यादा विद्युत ऋणी वो कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं A की विद्युत ऋणता, देखते हैं वही एग्जाम्पल लिखते हैं वापस इसी को। देखो यहाँ पर B की विद्युत ऋणता ज्यादा थी A से। अब मान लेते हैं कि A की विद्युत ऋणता ज्यादा है C से। ठीक है, यहाँ पर
तो यहाँ पर तो जब ए परमाणु पर क्या हो गया था, आंशिक धनावेश आ गया था। लेकिन मान लो कि ए और सी परमाणु जुड़े हुए हैं आपस में, अब यहाँ पर ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस ये बंद के इलेक्ट्रॉन थे उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ए की ओर। तो ए पर क्या आ गया, आंशिक ऋणावेश, सी पर क्या आ गया, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखो, हमने यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे ए पर आंशिक धनावेश आ गया था, लेकिन यहाँ पर ए पर आंशिक ऋणावेश आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसके साथ बंधित जो परमाणु है उसकी तुलना में हम विद्युत ऋणता का मापन कर रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू तो है, लेकिन अगर तुलना में कम परमाणु, कम विद्युत ऋणता वाला परमाणु अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है ए के साथ में, तो ए क्या हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणी हो जाएगा। किसकी तुलना में, सी की तुलना में। वहां पर वहीं ए और बी परमाणु आपस में जुड़े हुए थे, यौगिक बना हुआ था ए बी, तो वहां पर बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ए पर क्या आ जाता है, आंशिक धनावेश। क्यों, क्योंकि ए की विद्युत ऋणता कम हो जाती है, किससे, इस बंधित बी परमाणु से। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है साथ में जुड़े हुए परमाणु के साथ में। ठीक है, चलो अब इसे विद्युत ऋणता ज्ञात करने की प्रवृत्ति देखते हैं। देखो, पहली विधि है पोलिंग विधि। पोलिंग ने क्या किया, वही जैसा तरह का अपन ने देखा था, सेम उसी तरीके से उन्होंने समझाया। देखो, पोलिंग ने विद्युत ऋणता के मान परिकृत करने के लिए एक अभिक्रिया लिखी, A2 प्लस B2 बराबर 2AB। भाई ए अणु और बी अणु आपस में मिलकर क्या बन रहा है, 2 AB अणु बना रहे हैं। उन्होंने देखा कि इन अभिक्रियाओं में सदैव ही ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। ये अभिक्रियाएं क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे AA और BB जो बंध टूट रहे हैं, उनमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक ऊर्जा 2 AB बंधों के बनने में मुक्त हो जाती है। तो यहां से अधिक ऊर्जा मुक्त हो रही है, यहाँ पे जितनी ऊर्जा आवश्यकता हो रही है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रकार की होती है। अतः AB का बंध किस प्रकार का हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं। देखो, A और B फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 प्रकार से हमने दिया है। सेकंड टाइप में देखते हैं कि A और B दोनों की विद्युत ऋणता में कोई अंतर नहीं हो, उदासीन हो। फर्स्ट टाइप में देखते हैं कि A की विद्युत ऋणता कम है और B की ज्यादा है, तो B पर क्या हो गया, आंशिक ऋणावेश, और A पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और थर्ड टाइप की देखते हैं कि A की विद्युत ऋणता तो ज्यादा हो और B की कम हो। ऐसा भी हो सकता है ना, प्रकार देख रहे हैं हम, तो हमें नहीं पता कैसा है। तो A पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और B पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जब अध्ययन किया तो पाया कि संरचना सेकंड, ये वाली में AB बंध क्या है, 100% सहसंयोजक है, जबकि संरचना फर्स्ट एंड थर्ड में AB बंध की प्रकृति क्या, आंशिक आयनिक है। इस आंशिक आयनिक प्रवृत्ति के कारण इसका बंध जो AB है वो 100% सहसंयोजक बंध से अधिक मजबूत होता है। इस बंध से अधिक मजबूत है आंशिक आयनिक प्रवृत्ति के कारण। अतः इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा कहलाता है। डेल्टा क्या है, वास्तविक बंध ऊर्जा माइनस 100% सहसंयोजक बंध के लिए ऊर्जा। 100% सहसंयोजक बंध की ऊर्जा ये हो गई। तो जब इसको सोल्व करते हैं हम, तो एक इक्वेशन प्राप्त होती है हमें E 100% सहसंयोजक AB बंध के लिए क्या होती है, √E AA इंटू E BB। अर्थात देखो, E की ऊर्जा मतलब A की ऊर्जा इंटू B की ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा, बंध ऊर्जा, इसका अध्ययन करते हैं। तो डेल्टा बराबर वास्तविक बंध ऊर्जा देखो यहाँ पे इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर, तो वास्तविक बंध ऊर्जा माइनस √EA इंटू E BB। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो विद्युत ऋणता के मानों का अंतर 0.208 √del के बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू, आइडियल वैल्यू निकल जाती है। अब हमें इससे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें एक जनरल एग्जांपल में समझना है इस चीज को। तो इस तरह से पोलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग तत्वों के परमाणु के ऊपर अध्ययन करके उसने विद्युत ऋणता का परिकलन किया है। इसी प्रकार मुलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया है और 1934 में मुलिकन ने कहा कि तत्वों की विद्युत ऋणता का मान उनके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत होता है। उसने एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया और पिछले जो 2 टॉपिक पढ़े थे उनके बारे में उनसे कोरिलेट कर दिया विद्युत ऋणता को। तो विद्युत ऋणता क्या होगी, आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपॉन 2। औसत तो वही होता है ना, जितनी संख्या है उतनी संख्याओं का भाग दे दें। यहाँ पे 2 संख्याएं लिए, उसका 2 का भाग दे दिया, तो क्या हो गया, इनका औसत हो गया। ठीक है, तो विद्युत ऋणता क्या होगी,
यहाँ पे मुलिकन ने जो विद्युत ऋणता को परिभाषित किया या विद्युत ऋणता निकालने का जो सूत्र दिया, उसमें आयनों इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात किया। ठीक है। और इस विधि से प्राप्त विद्युत ऋणता के मान पोलिंग के मानों से 2.8 गुना ज्यादा थे, मतलब उसके मानों से लगभग 3 गुना के आसपास अधिक हो गए। अतः आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों को जब किलोजूल पर मोल में प्राप्त किया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 96.48 किलोजूल। तो उसके आधार पर जब इन्होंने गणना की तो ये गणना क्या कहलाई, विद्युत ऋणता बराबर आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता अपन 540, ये इसका फाइनल फॉर्मूला निकला। ठीक है। उसके बाद आता है ऑलरेड रेशो। ऑलरेड रेशो ने भी एक सूत्र दिया, विद्युत ऋणता क्या थी, 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या था, सहसंयोजक त्रिज्या थी। हमें बस ये इतना सा याद रख लेना है, हमें इसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी है, जितना सा दिया है उतना सा याद रख लो। विद्युत ऋणता के मूल्यांकन ने क्या दिया, विद्युत ऋणता के मान के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस आयनन विभव अपॉन 2, जिसको वापस काउंटर बैलेंस करने के लिए उसने फिर एक और फॉर्मूला दिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस आयनन विभव अपॉन 540। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था और ये किलो जूल में डाल दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी रेशो ने क्या फॉर्मूला दिया हमारे पास में, विद्युत ऋणता ज्ञात करने के लिए 0.744 प्लस 0.359 जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर, इतना सा ज्ञात करना है। ये हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, कभी पूछ ले तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आवर्त सारणी में कैसी प्रवृत्ति दर्शाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। एक आवर्त में विद्युत ऋणता का मान सामान्यतः बढ़ता है, मतलब आवर्त में क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। अतः किसी आवर्त में हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या होगी, अधिकतम होगी। भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो दाएं साइड पे कौन मिलेगा हमें, हेलोजन। तो हेलोजनों की विद्युत ऋणता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता हेलोजनों की सबसे ज्यादा होती है। दूसरा देखते हैं कि एक वर्ग में जो विद्युत ऋणता का मान ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। अतः ऊपर से नीचे जा रहे हैं एक वर्ग में, विद्युत ऋणता का मान घट रहा है। अब हेलोजनों की बात की जाए तो हेलोजनों में ऊपर से नीचे जाने पर फ्लोरीन से कहां तक जाएंगे, आयोडीन तक जाएंगे। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणता में क्या होगी, कमी होगी। और बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन सा हो गया फाइनली, जब देखेंगे हम तो सारी टेबल जो कहां पे आके मिल रहे हैं, फ्लोरीन पर। बाएं से दाएं जाए तो दाएं पोजीशन पे सबसे ऊपर कौन मिलेगा हमें, फ्लोरीन मिल रहा है। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन मिल रहा है, फ्लोरीन मिल रहा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन हो गया हमारा, फ्लोरीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों में स्थायी 1s2 और NH2 विन्यास होता है। अतः इनमें इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति पाई नहीं जाती है। अतः विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, इनका शून्य होता है। ठीक है। तो जिनको डाउट था कि सर सबसे दाएं तो उत्कृष्ट गैसें मिली हमें, तो उनका भी डाउट हो गया क्लियर कि भाई बाएं से दाएं जाने पर उत्कृष्ट गैसीय विन्यास, तो सब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि स्थायी है। और उत्कृष्ट गैस विन्यास किसी को ग्रहण इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की बिल्कुल प्रवृत्ति ही नहीं होती है उसमें, अतः उनकी विद्युत ऋणता का मान शून्य होता है। तो फाइनली हमारे पास में एक पॉइंट निकल के आया कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु कौन होगा, फ्लोरीन होगा। ठीक है। यहाँ पे दो चार्ट दिए हैं, देखो एक आवर्त का दिया है बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से दाएं जाने पर देखो सीक्वेंस में बढ़ती जा रही है विद्युत ऋणता, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन हो गया। अब एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती जा रही है। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के मानों में विद्युत ऋणता में अधिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के मानों में विद्युत ऋणता के मान में जो परिवर्तन होता है वो अनियमित प्रकार का होता है, मतलब कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। चलो अब विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझते हैं। देखो, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु आकार, संकरण का प्रकार और प्रभावी नाप के आवेश, ये 4 कारण हैं जो विद्युत ऋणता को प्रभावित करते हैं। पहले देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। किसी तत्व का परमाणु जितनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में होता है वो उतने ही अधिक धनावेश, भाई जितना ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी उसमें अधिक धनावेश होगा। अब अधिक धनावेश होगा तो क्या होगा, वो बहुत प्रबल आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, अतः उसकी विद्युत ऋणता का मान उच्च हो जाएगा। अतः फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्वों के विद्युत ऋणता के मान बढ़ जाते हैं या उच्च हो जाते हैं। दूसरा है परमाणु आकार। परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिकीय आकर्षण क्या होगा, घटेगा। हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, जब हमने परमाणु त्रिज्या देखी थी, वहां पर जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण घटेगा, अतः विद्युत ऋणता के मान भी घटेंगे। यही कारण है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता के मान घटते हैं।
थर्ड है संकरण का प्रकार। किसी परमाणु में संकरण में एस कक्षकों का जितना योगदान अधिक है, जैसे मतलब एस कक्षकों के बिहाफ पर हम इसको क्लेरिफाई करते हैं कि एस कक्षकों का परसेंट जितना अधिक होगा, अर्थात कक्षक नाभिक के उतना ही अधिक नजदीक होंगे, अतः नाभिक का आकर्षण भी उतना ही अधिक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। अतः sp कक्षक sp कार्बन परमाणु sp2 और sp3 की तुलना में क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी होता है, क्योंकि s कक्षक जितने ज्यादा होंगे, s कक्षक का परसेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होगा। प्रभावी नाभिक के आवेश की बात करें तो किसी परमाणु के नाभिक के आवेश में वृद्धि से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ता है, अतः विद्युत ऋणता का मान बढ़ना स्वाभाविक है। तो यही कारण है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान तो बढ़ता है, क्योंकि उसी कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः वो इलेक्ट्रॉनों पर अधिक आकर्षण, बाहर के इलेक्ट्रॉन मतलब उसका आकर्षण प्रभाव अधिक होता है इलेक्ट्रॉनों पर, तो वो जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति तीव्र दर्शाता है। इस कारण एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता के मान बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम विद्युत ऋणता का रासायनिक व्यवहार देखेंगे। चलो, तब तक धन्यवाद।